हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रेपेस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी। आज है 25 जून 2021 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल की एनालिसिस जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज जो हम लोग न्यूज़ करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीलिमिटेशन प्रोसेस इन J&K। कई दिन से लगातार न्यूज़ में चल रही है, इसको हम लोग कवर भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय हम लोग देखेंगे कि अभी थोड़ा प्रोग्रेस क्या चल रहा है, लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको आर्टिकल 370 के बारे में और जम्मू कश्मीर के साथ जो इंडिया के रिलेशनशिप रहे हैं, पाकिस्तान का उसमें क्या रोल रहा है, वो मुद्दा आपको पता होना चाहिए। तो हमें इशू पता होना चाहिए। दिस इज अ न्यूज़ विच इज आउट ऑफ दैट इशू। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस वाले पर्सपेक्टिव से आकर ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। चलिए, दूसरा जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग एनजीटी से रिलेटेड, ठीक है। और उसका रोल के बारे में पढ़ेंगे, एनजीटी क्या है, इसकी पावर्स क्या है, थोड़ा सा वो देखेंगे। और रिसेंटली एनजीटी ने ऐसा क्या किया है कि ये मुद्दा न्यूज में आ गया है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी वाले सेक्शन से आपको पूछ सकते हैं। जीएस पेपर 3 में भी इकोलॉजी और एनवायरमेंट वाले सेक्शन से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बॉडी है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तीसरा जो मुद्दा पढ़ेंगे हम थोड़ा सा मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में अभी आईएमडी का क्या कहना है, थोड़ा सा इसकी प्रिडिक्शंस वगैरह के बारे में देखेंगे, कैसे मॉनसून प्रोग्रेस कर रहा है, थोड़ा सा वो देखेंगे। तो जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी का टॉपिक है आपका, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, वैसे तो मॉनसून के से रिलेटेड ना कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, समझ रहे हो। सोसाइटी से भी देखा गया, हम लोगों ने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मॉनसून कैसे इंपैक्ट करता है, रूरल इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता है, मॉनसून जो है हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंपैक्ट करता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होनी चाहिए, चीज़ों को लिंक करने का एक आपके पास एक स्किल होना चाहिए जो आपको डेवलप करना चाहिए। तो मॉनसून सिर्फ और सिर्फ एक ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है, एनजीटी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटी का टॉपिक नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे इंटरलिंकिंग करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम जो चीज़ बार बार बोलते हैं। तो इस तरह की एनालिसिस के स्किल आपको डेवलप करने पड़ेंगे कि अगर आप देखो, जिस दिन आपने चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर दिया ना, लिंक करना शुरू कर दिया ना, तो मतलब आपकी प्रेपरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। जब तक आप टॉपिक को आइसोलेशन में सोचोगे तब तक चीज़ें आप लिंक कर नहीं पाओगे, एग्जाम में बहुत अच्छा आंसर आप नहीं लिख पाओगे, और इंटरव्यू में भी चीज़ों को ना एक कॉन्फिडेंस के साथ आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ है। अगली जो न्यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे कोविड और रूरल इकोनॉमी के बारे में। देखिए, कोविड वाला जो सेक्शन है ना, ये हर जगह से रिलेट हो सकता है। कोविड का इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो इकोनॉमी से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। कोविड का हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको हेल्थ हमसे हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। कोविड का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, कोविड का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, कोविड का सोसाइटल जो एक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, बहुत सारी चीजें हैं। पेपर जीएस 3 में हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, हेल्थ वाले सेक्टर से, इकोनॉमी वाले सेक्टर से। और पेपर जीएस 2 में भी जो है इसको हम लोग गवर्नेंस वाले पोर्शन से यहां से कवर कर सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने जो है अपनी पॉलिसीज इसके लिए ली हैं, कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन के जो है थ्रू हम लोगों ने इसको हैंडल करने की कोशिश की है। तो ये इस तरह के टॉपिक ना बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है इनका। चौथा जो टॉपिक करने वाले हैं वो हम इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, पेपर जीएस 2 से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट या जितना एडिटोरियल में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कवर करेंगे इसको। चलिए, तो सबसे पहली न्यूज है हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो J&K से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए, जब से आर्टिकल 370 रिवोक किया गया है J&K में, और वहां पे 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई हैं, J&K और लद्दाख, ठीक है। लद्दाख को लेकर आपको थोड़ा सा सेपरेट बता देता हूं कि लद्दाख में अभी ये डिमांड चल रही है कि हमें आप शेड्यूल 6 के अंदर में डालिए, क्योंकि शेड्यूल जो 6 है ये क्या करता है, ये शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ये कवर करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो 6 शेड्यूल के अंदर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वहां पे जो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग यह शेड्यूल 6 बात करता है, जहां पे गवर्नर्स को काफी पावर दी गई है। वहां पे हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाते हैं, रीजनल काउंसिल्स बनाते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें हैं। तो J&K का तो ये लद्दाख वाला इशू सेपरेट रखेंगे। J&K में क्या था, जब से आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है, वहां पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके मोस्टली जो लीडर्स थे उनको या तो हाउस अरेस्ट किया गया था या जेल में डाल दिया गया था। पिछले लगभग 1 साल से वहां पे कोई भी जो है पॉलिटिकल इस तरह से प्रोसेस नहीं की जा रही थी। लेकिन अभी सरकार ने सोचा है, ये मतलब एक प्रोविजन है, ये एक प्रोसेस है
J&K में हम लोग अभी इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब भी इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वहां पे डीलिमिटेशन किया जाता है। डीलिमिटेशन मतलब जो बाउंड्रीज हैं वो रीड्रॉ की जाती हैं कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको अरेंज करेंगे, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बने। जैसे जब जनरल इलेक्शन होते हैं इंडिया के अंदर में, तब भी डीलिमिटेशन प्रोसेस की जाती है, और जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं तब भी डीलिमिटेशन प्रोसेस की जाती है। तो क्योंकि अभी सरकार वहां पे असेंबली इलेक्शन वगैरह कराने के मूड में है, और जो जनरल इलेक्शन होंगे नेक्स्ट टाइम उसके हिसाब से, तो डीलिमिटेशन प्रोसेस यहां पे चलने वाली है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को वहां पे इनवाइट किया गया है कि आप आइए इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपको ही देखो वहां पे इलेक्शन लड़ना है ना, आप ही वहां के रीजनल पार्टीज हो। लेकिन जो भी रीजनल पार्टीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं, उनका सीधा सा स्टैंड है कि भैया हमें हमारा स्टेटहुड वापस कीजिए, ठीक है, आर्टिकल 370 को वापस रिस्टोर कीजिए, तभी हम लोग जो है आके बातचीत करेंगे। सरकार का यह कहना है कि देखिए लॉन्ग टर्म में मैं भी यही चाहता हूं कि उसको स्टेटहुड वापस मिले, लेकिन जब सिचुएशन वहां पे नॉर्मल हो जाएगी ना, तब आपको हम लोग स्टेटहुड देंगे। अभी हमें लगता नहीं कि वहां पे सिचुएशन नॉर्मल है। तो आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, डेमोक्रेसी है, ठीक है, अपनी बातचीत रखिए, हम लोग अपने ग्रीवेंस रखेंगे और स्टेटहुड उनको मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन प्रोसेस का पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पूरे का पूरा मुद्दा है, थोड़ा सा इसको कंटिन्यू रखिए, आने वाले कुछ दिनों तक भी ये न्यूज में डेफिनेटली रहेगा। और अगर कोई फ्यूचर में आर्टिकल 370 को लेके और उसकी पूरी हिस्ट्री को लेके एडिटोरियल आता है, तो उस दिन हम लोग बहुत शानदार तरीके से मजा लेके एकदम उसकी एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। अगला जो है इशू है वो है एनजीटी को लेके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बोला जाता है। आपको बता दूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में, अकॉर्डिंग टू एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। इसका मतलब यह है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। व्हाई? बिकॉज इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर अ एक्ट, ठीक है, दैट एक्ट वाज पास्ड इन 2010। आपको यह पता होना चाहिए। एनजीटी का काम क्या होता है? अच्छा, एनजीटी की जैसे देखिए, एनजीटी को लेके ना कोई ऐसे पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, जैसे बायोडायवर्सिटी एक्ट है, वोटर एक्ट है, एयर एक्ट है, पोल्यूशन एक्ट है। वो इतने सारे इंडिया के अंदर एक्ट हैं, उन एक्ट के अकॉर्डिंग एनजीटी काम करता है, समझ रहे हो। और एनजीटी नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे काम करता है। नेचुरल जस्टिस मतलब ऐसा नहीं है कि ये जैसे कोर्ट में केस होता है ना कि वो एकदम एविडेंस आपसे मांगते हैं, तो ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा ही इसको लगता है कि जस्टिस मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये अपना जो है वर्डिक्ट सुनाता है। इस तरह की चीजें यहां पे होती हैं। तो आर्टिकल 21 के बेसिस पे एनजीटी काम करता है, एक आपको ये पता होना चाहिए। दुनिया में इंडिया तीसरी ऐसी कंट्री है जिसने नेशनल लेवल पे इस तरह का एक ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बन चुका है, और ये दोनों डेवलप्ड कंट्री हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में इंडिया पहला ऐसा कंट्री है। इस तरह की ना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, स्पेशली इन प्रीलिम्स, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया इज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री जिसने एनजीटी को अपने यहां पे इंप्लीमेंट किया है बाय अ पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है। और इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। देखिए, इंडिया इतना बड़ा वास्ट कंट्री है, कहीं पे कुछ भी केसेस आ सकते हैं एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, है ना। तो उसकी अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई हैं, जैसे भोपाल में है, पुणे में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, कोलकाता में है, ठीक है, कलकत्ता में है, तो और चेन्नई में है। तो इस तरह से इसकी ब्रांचेस हैं कुछ, जो जहां पे अगर किसी को ग्रीवेंस होता है तो वो ग्रीवेंस वहां पे सुनता है। मतलब जैसे अगर किसी कहीं पे अगर पोल्यूशन हो रहा है ना, या फिर कोई फैक्ट्री जो है वो केमिकल मटेरियल जो है, केमिकल्स जो रिलीज कर रही है सोइल के अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, उस तरह के जो भी केस होते हैं जहां पे एनवायरमेंट डैमेज होता है, तो वो केस जब एनजीटी के सामने आते हैं तो एनजीटी उनको डिस्पोज करता है, मतलब अपना फैसला सुनाता है, ठीक है। और अगर जो ग्रीविंग पार्टीज होती हैं उनको कंपनसेशन भी दिलवाता है, कंपनसेशन, ठीक है, मॉनेटरी हेल्प उनको दिलवाता है, कंपनसेशन उनको दिलवाता है। और एनवायरमेंट के रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, उनको भी ये सुनवाई करता है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं और बहुत सारी इसकी पावर्स भी हैं, ठीक है। और एनजीटी, देखिए एनजीटी आपका फैसला सुनाता है, लेकिन अगर आप एनजीटी के फैसले से खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ओनली यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो वो सारी की सारी कुछ चीजें हैं यहाँ पे। इसके एक चेयरपर्सन होता है और कुछ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, इसके एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं, और जिनका जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। इसके जो चेयरपर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो थोड़ा सा एनजीटी के बारे में आपको बता दिया, लेकिन एनजीटी का जो ये प्रैक्टिकल फंक्शन है वो यहां पे देखने को मिलेगा। हुआ ये कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो पुणे के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता था वो उनको कहां डंप करते थे, वहां के पास में गांव है,
ठीक है, उरुली देवाची, उस गांव में एक दो गांव और भी हैं वहां पे, उरुली देवाची और ये दूसरा गांव है, यहां पे जाके वो उस वेस्ट मटेरियल को डंप कर देते थे, जिसकी वजह से वहां पे हो गया था पोल्यूशन। तो गांव वाले परेशान थे, गांव वालों ने क्या किया, कोर्ट में केस डाला, मतलब एनजीटी के अंदर केस डाला, और एनजीटी ने फैसला सुनाया कि 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन दो गांव वालों को। समझ रहे हो, मतलब बॉन्ड भरो, आगे फ्यूचर में भी करोगे तो आपको ये पैसा उनको देना पड़ेगा, और दूसरा आप वहां पे प्रॉपर इसको मेंटेन करने के लिए कुछ जो है उसको तरीके को लेके आओ। तो इस तरह का फैसला जो है एनजीटी ने सुनाया है। तो इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमें ये पता लगता है कि एनजीटी फाइनेंशियल कंपनसेशन दिलवा सकता है, ये उसकी पावर के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें एनजीटी कर सकता है। थोड़ा आपको एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया के अंदर, ठीक है, यूनिक बॉडी है। थोड़ा सा आप इसकी डिटेल को और एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो, गूगल वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अगली जो न्यूज़ आती है वो मॉनसून को रिलेटेड है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। आपको पता है कि इंडिया में मॉनसून जब आता है, ऑन सेट आता है, तो 1 जून उसकी जो है डेट रखी जाती है। मतलब जो केरला कोस्ट है, ये केरला कोस्ट, यहाँ पे 1 जून को हिट करता है, मानसून आता है बेसिकली। और यहाँ पे जो हिमालय है, तो अगर आपको ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की अगर आपको थ्योरी पता हो तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है इसको, तो ये ज्योग्राफी का ऐसा टॉपिक नहीं है तो उसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बट या दैट इज़ द डेट ऑफ, मतलब 1 जून इज़ द ऑफिशियल डेट। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जून में, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने होते हैं जब एकदम मानसून जो है यहाँ तक पूरा नॉर्थ इंडिया तक आ जाता है। तो जून से स्टार्ट होते हुए एक ब्रांच इधर से निकलती है, एक ब्रांच इधर से निकलती है, तो इस तरह से वो एडवांस करता है। तो आईएमडी ने क्या कहा कि इस बार क्या हुआ, मई अप्रैल के महीने में भी और मई के महीने में भी कुछ बारिश हुआ था। तो आईएमडी ने अंदाजा लगाया था कि इस बार मानसून नॉर्मल से ज्यादा रहेगा। आईएमडी क्या है, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो इंडिया में क्लाइमेट और वेदर की फोरकास्टिंग करता है और इसके जो इसी रिलेटेड से जो है रिसर्च वगैरह भी करता है। ठीक है, तो ये किया था। तो इसने शुरू में अंदाजा लगाया था कि इंडिया में इस बार मानसून जो है वो नॉर्मल से ज्यादा रहेगा। नॉर्मल का देखिए मतलब होता है जब भी 96 to 104% मानसून होता है तो उसको कहा जाता है नॉर्मल मानसून। इससे कम या ज्यादा तो वो अबव नॉर्मल और बिलो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब वगैरह में मानसून थोड़ा सा डिले हो गया है बाय 4 to 5 डेज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन्होंने अंदाजा लगाया था, क्योंकि देखिए मानसून इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इंडिया की एग्रीकल्चर पूरा मानसून के ऊपर डिपेंड करती है और इंडिया का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मानसून बहुत ही एक डाइसी सा यहाँ पे एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है, और सिर्फ इंडिया के अंदर ही मानसून नहीं होता, कई सारे दूसरी कंट्री के अंदर भी मानसून यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे ईस्टर्न, सेंट्रल और एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज स्टेट्स में मानसून ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन राजस्थान, हरियाणा वगैरह में ये थोड़ा सा डिले हो गया है। तो 1st वीक ऑफ जुलाई का जो है वो समय दिया गया है कि शायद यहाँ पे तब तक बारिश हो जाएगी। देखिए शायद मैंने वर्ड क्यों बोला है, क्योंकि कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता क्लाइमेट और वेदर के मामले में। ठीक है, कोई हर टाइम चेंज होता रहता है। चलिए जी, अगली जो न्यूज़ है हम लोग करने वाले हैं कहाँ से, रूरल इकोनॉमी से करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मेंस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज पे यूपीएससी काफ़ी फोकस करता है। रूरल एरियाज पे हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो वीमेन इश्यूज हों, एग्रीकल्चर हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू मेंस। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये बात कर रहे हैं रूरल इकोनॉमी कैन जंप स्टार्ट और रिवाइवल। अच्छा, रिवाइवल तो तब होता है ना जब आप नीचे जाते हो। रिवाइवल का मतलब क्या होता है, जब आप गेम, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो तो जो हमारा हीरो है वो मर जाता है तो उसको हम रिवाइव करते हैं। तो रिवाइव करने के लिए पहले आपको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे। और इंडिया की जो इकोनॉमी है, स्पेशल रूरल इकोनॉमी, भैया इस टाइम पूरा बॉटम पे है। तो इसको जंप स्टार्ट करवाना है, इसको रिवाइव करवाना है, इसको दोबारा से एक हेल्दी और अच्छी पोजीशन में लेके आना है। और ये बॉटम पे क्यों है वो आप सबको पता है, बिकॉज ऑफ कोविड, बिल्कुल बॉटम में चली गई है। ठीक है, इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, देखिए वैसे तो सारे के सारे जितने भी सेक्टर हैं इस टाइम पे इकोनॉमी में, सबके सब बॉटम पे हैं, लेकिन स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा था जिसने ठीक ठाक ग्रोथ किया है। मतलब फार्मर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा बचाया हुआ है। अगर ये एग्रीकल्चर भी नीचे चला जाता ना तो हालत भैया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खराब होने वाली थी। तो इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है इसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ हेल्थ वाली सेक्टर में नहीं, इकोनॉमी वाले सेक्टर में भी। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि इकोनॉमी वाले सेक्टर में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा क्रूशियल है रादर देन हेल्थ।
ऐसा माना जा रहा है कि एक बार अगर वेव चली जाती है कोविड की तो हेल्थ तो रिकवर हो जाती है, लेकिन इकोनॉमी को रिकवर होने में लगता है टाइम। लास्ट मंथ एनएसओ ने, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, इसने अपना एक एस्टिमेट रिलीज किया था कि इंडिया की जीडीपी कितनी थी, 7.3%। हालांकि हमने कोशिश की, हमने सोचा था, एस्टिमेट लगाया था कि शायद और नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी ये 7.3 था माइनस में, क्योंकि एग्रीकल्चर ने यहां पे ग्रोथ किया था पॉजिटिविटी में। एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज इन पॉजिटिव, ओवरऑल ग्रोथ वाज इज नेगेटिव, इसीलिए वो -7.3 आया था। अगर ये एग्रीकल्चर भी नीचे जाता ना तो ये -10, 11, 12 आता, ठीक है। तो और ऊपर से थोड़ी प्रॉब्लम यहां पे भी ये भी है कि जो मेथड है जीडीपी को कैलकुलेट करने का 2014 के बाद वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये जो 7.3 है एक्चुअल में ये -11 और 12 होगा अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को थैंक्स बोलना चाहिए हम लोगों को। तो शायद अब रिकवर करेगी पेंडेमिक के बाद में, वो भी देखना रहेगा। लेकिन यहां पे चिंता सिर्फ कोविड की नहीं है, एक ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है, ऐसा परसेप्शन लोगों के मन में है कि कोविड की वजह से सब चीजें खराब हो रही हैं। लेकिन अगर आप डेटा को देखोगे 2016 और 17 के बाद से इंडिया का जीडीपी लगातार नीचे जा रहा था। 2016-17 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ हुआ था 8.3% और 2019-20 में 4%, और ये मैं प्री पेंडेमिक की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक ने आने से ही जीडीपी नीचे गया, उससे पहले तो एकदम शानदार सब चीजें चल रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल अगर हम ग्रोथ देखें इंडिया की 2016-17 से और अब तक की, वो अराउंड 4% ही बैठती है, मतलब 3.8% है वैसे। तो इंडिया की इकोनॉमी भैया वैसे भी नीचे जा रही थी, है ना। सरकार सिर्फ ये बोल रही है कि वो पेंडेमिक ही उसका एक रीजन है। एनीवेज, यहां पे दूसरी चीजों के अलावा इकोनॉमी के नीचे जाने के कारण है मिस हैंडलिंग। सरकार ने इकोनॉमी को मिस हैंडल किया है, क्योंकि जब इकोनॉमी नीचे जा रही थी तो सरकार ने स्टिमुलस नहीं दिया। स्टिमुलस का मतलब होता है कि सरकार पैसा बोरो करती है, जनता में बांटती है अलग अलग तरीके से, इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करती है। तो एक तो सरकार को जितना स्टिमुलस देना चाहिए था उतना स्टिमुलस सरकार ने दिया नहीं। दूसरा, पॉलिसीज हमारी इतनी खराब थी, जो थोड़ा बहुत सरकार ने स्टिमुलस दिया भी तो वो दिया गया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, ज्यादातर फोकस किया गया बैंकिंग सेक्टर पे, लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस थे उनके ऊपर फोकस किया ही नहीं किया, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उनके ऊपर भी फोकस नहीं किया। तो पहली बार तो सरकार ने ओवरऑल स्टेप्स बहुत कम लिए, ऊपर से जो थोड़े बहुत स्टेप लिए उसमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और स्मॉल मीडियम बिजनेस को वैसे बेचारों को इग्नोर कर दिया गया, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी कोविड का इन्हीं सेक्टर के ऊपर हुआ। तो पॉलिसी भी सरकार की थोड़ी सी खराब है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा ब्लेम करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ, जो अर्बन एरियाज में जो माइग्रेंट्स काम करते थे वो कहां गए, रूरल एरियाज में गए, ठीक है। रूरल एरियाज में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, काम की डिमांड की। वहां पे काम था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रूरल एरियाज में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। रूरल एरियाज में पहले ही पेंडेमिक की वजह से वहां पे भी ग्रोथ नहीं थी, तो जो लोग शहरों से गांव में गए उनको भी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो थोड़ा बहुत ग्रोथ किया है, क्या वो ग्रोथ अभी आगे फर्दर फ्यूचर में भी कंटिन्यू रह पाएगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए रूरल सेक्टर पे ना बेचारों पे डबल यहां पे मार पड़ी है। पहले बात तो ऑलरेडी वो पुअर हैं, दूसरी बात अब पिछले जब फर्स्ट वेव आया था तो उस टाइम पे रूरल एरियाज में वो वेव नहीं आया था, है ना, रूरल एरियाज में कोविड नहीं पहुंचा था, तो मनरेगा की वजह से लोगों को थोड़ा बहुत काम मिल रहा था। सेकंड वेव में वो भी वहां पे चला गया, तो जो अर्निंग मेंबर्स थे रूरल एरियाज में, बहुत सारे फैमिलीज में जो उनके अर्निंग मेंबर्स थे उनकी हो गई डेथ। दूसरा, जो बच गए उनको भी काफी ज्यादा अपनी इनकम को हेल्थ के ऊपर खर्चा करना पड़ा बेचारों को, उनकी इनकम पहले से ही कम है। तो हेल्थ सेक्टर की तरफ से वो मारे गए, इकोनॉमी की तरफ से वो मारे गए, क्योंकि इकोनॉमी तो वैसे भी ग्रो नहीं कर रही है। तो दोनों तरफ से मारे गए, उनका काम भी गया, मतलब जॉब भी गई, ऊपर से वो उनका पैसों का खर्चा भी हो गया, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पे उनको खर्चा करना पड़ा, वो हॉस्पिटलाइजेशन, वो सारी चीजें हुई। अब रूरल एरियाज में इंश्योरेंस तो है ही नहीं बेचारों के पास, तो उनको वो रिकवरी भी नहीं हो पाई। अब फ्यूचर में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि गाँव वगैरह में जब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं लेकिन खर्चा करना पड़ा उनको हेल्थ पे, इनडेटनेस मतलब कर्जे वाली भी प्रॉब्लम वहां पे आने वाली है। और इंडिया में इंडेटनेस मतलब पहले से ही गरीब था वो, उसके ऊपर और ज्यादा कर्जा बढ़ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम यहां पे फ्यूचर में डेफिनेटली आने वाली है। अगर देखें मैं प्राइसेस की बात करूं, इन्फ्लेशन एक चीज होती है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं।
जब भी, अब एग्रीकल्चर में क्या है, जो किसान होता है वो क्या करता है, किसान तो फूड ग्रो करेगा ना, सीरियल्स ग्रो करेगा या वेजिटेबल्स ग्रो करेगा, और इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इनका प्राइस हाई होता है। तो जब जब फूड आइटम्स का प्राइस राइज होता है तब तक फार्मर्स की इनकम भी राइज होती है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जब ये चीजें महंगी बिकेंगी तो इसको जो ग्रो करने वाला किसान है उसको बेनिफिट होगा। इंटरनेशनली क्या है, आज के समय में फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है, नॉन फूड इन्फ्लेशन कम है, तो वहां पे किसानों को बेनिफिट है, उसकी चलो बात छोड़ दीजिए। इंडिया में भैया इसका बिल्कुल उल्टा है। इंडिया में फूड इन्फ्लेशन कम है और नॉन फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है। मतलब किसान जिस चीज को ग्रो करता है उसका प्राइस उसको कम मिलता है, और जिस चीज को वो मार्केट से खरीदता है उसके लिए उसको प्राइस ज्यादा उसको पे करना पड़ता है। तो उसके ऊपर डबल मार है, उसको अपने प्रोडक्शन का प्राइस नहीं मिल रहा है, और जिस चीज को वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उसके लिए उसको ज्यादा प्राइस चुकाना पड़ रहा है। तो किसान के ऊपर डबल डबल यहां पे मार पड़ गई है। इन्फ्लेशन की वजह से उसकी परचेसिंग पावर पहले से ही काफी कम थी, है ना। तो यहां पे ये प्रॉब्लम है, ऊपर से डीजल के प्राइस बहुत ज्यादा हो गए हैं, फर्टिलाइजर के भी प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उसको जो क्रॉप्स को ग्रो करने में जो इनपुट कॉस्ट आता था वो भी ज्यादा है। तो हर तरफ से यहां पे रूरल इकोनॉमी के ऊपर मार पड़ रही है। बट नाउ वी नीड टू रिवाइव दिस रूरल इकोनॉमी, क्योंकि सरकार के एजेंडे में प्रायोरिटी रूरल इकोनॉमी है ही नहीं। सरकार के एजेंडे में है अर्बन इकोनॉमी, वो सारी की सारी चीजें वहीं पे करती है। तो और ऊपर से बात आ गई वैक्सीनेशन की। जब वैक्सीनेशन की बात आई उस समय पे भी ज्यादा फोकस अर्बन एरियाज में किया गया रादर देन रूरल एरियाज, क्योंकि जब फर्स्ट वे में रूरल एरियाज में कोविड नहीं आया था तो सरकार ने यह सोचा था कि रूरल एरियाज तो अनटच रहेंगे। तो वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम भी यहां पे है, तो सरकार को चाहिए कि उनको सब्सिडी दे, उनको हेल्प करे। अगर उनको चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करे और फार्मर्स की हेल्प हो, उनके अकाउंट में डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर कीजिए, आप उनको डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत बेचारे सरवाइव कर सकें। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा आप इस एडिटोरियल को ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ोगे तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। मैंने फैक्ट्स ज्यादा इंक्लूड किए नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इस तरह के एडिटोरियल जो है वो लगातार बार बार रिपीट होते रहते हैं एडिटोरियल्स वगैरह में, तो फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे तो थोड़ा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें, ठीक है। चलिए जी, अगला जो एडिटोरियल हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट इंडिया एंड अफ्रीकाज पॉलिसी। देखिए अफ्रीका, पिछली बार मैंने क्लास में बोल दिया था कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो किसी बच्चे ने सोचा कि सर वो ना वो स्किन कलर की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट वहां के लोगों के स्किन के कलर की वजह से नहीं कहा जाता। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अभी अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो वो डार्क है भैया। आप जब उसके अंदर घुसोगे तो उसके अंदर भी एक डेवलपमेंट करने का पोटेंशियल है, इसीलिए अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। हाँ, तो हर छोटी छोटी बात के पीछे रीजन जानने की कोशिश किया करो, उसके बाद थोड़ा सा इमोशनल हुआ करो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। एनीवेज कोई बात नहीं, तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं। अफ्रीका इंडिया की प्रायोरिटी है। इंडिया के अंदर देखिए पॉलिसी है जिसमें हम बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ऐसे ही इंडिया की अफ्रीका के लिए भी एक पॉलिसी है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और ऊपर से एक और भी है भैया यहाँ पे प्लेयर जिसका नाम है चाइना। तो इस मूवी में दो हीरो हैं। चाइना अफ्रीका में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। इंडिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं जिसके अंदर फ्यूचर में ग्रो करने का पोटेंशियल है वो चाइना की तरफ टिल्ट हों। तो इसलिए चाइना भी अफ्रीका में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और वो करता भी है। एक्चुअली हमारा काफी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका, बट रिसेंटली अफ्रीका के साथ जो हमारा ट्रेड है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो हो रहा है डिक्लाइन। एक तो कोविड की सिचुएशन हो गई, और भी बहुत सारे रीजंस है, थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। और इंडिया काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था पास्ट में, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। 2019-20 में 2.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, जो अब घट के जो है पहले से 23% कम हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है और टोटल ट्रेड भी कम हो रही है। इंडिया जो है अफ्रीका को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, मिनरल फ्यूल्स एक्सपोर्ट करता है, ऑयल्स एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करता है, व्हीकल्स एक्सपोर्ट करता है, और इंपोर्ट क्या करता है, मिनरल फ्यूल जो है वो इंपोर्ट करता है। अब आप सोचोगे सर ये तो एक ही बात हो गई, एक ही चीज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए मिनरल फ्यूल का मतलब होता है क्रूड फॉर्म में करते हैं। इंडिया मिडल ईस्ट से
क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो प्रोसेस्ड फ्यूल होता है ना, वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, समझ रहे हो। तो इंडिया उस वहां पे एक्सपोर्ट करता है। प्रेशियस स्टोन्स को इंडिया अफ्रीका से इंपोर्ट करता है, उसके बाद वो यहाँ पे उसको प्रोसेस करता है। जैसे आपको पता ही है, सूरत में डायमंड जो है हब कहा जाता है दुनिया का, तो प्रोसेस करता है उसको, उसके बाद उसको दुनिया में बेचता है। तो अफ्रीका के साथ जो है इंडिया इस तरह से ट्रेड करता है। लेकिन अफ्रीका का जो मोस्टली ट्रेड है ना, मतलब 3/4 जो अफ्रीका का ट्रेड है वो 4-5 कंट्री के अंडर में ही जो वो लिमिटेड रह गया। जैसे आपका इजिप्ट हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, नाइजीरिया हो गया। तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करती हैं, बाकी तो बेचारे बहुत गरीब ही हैं, एक्सटर्नल हेल्प के ऊपर ही डिपेंड करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा। कोविड का भी अफ्रीका में बहुत मार पड़ा है। देखिए, पूरी दुनिया डर रही थी कि जब अफ्रीका के अंदर कोविड जाएगा तो वहाँ की क्या हालत होगी, बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुअर है, हॉस्पिटल्स वहां पे है नहीं, मेडिकल स्टाफ वहां पे है नहीं, दवाइयां वगैरह वहां पे बहुत कम है। फिर भी अफ्रीका ने बेटर परफॉर्म किया है अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वहां पे जो कम्युनिटी और फैमिली स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगर कोई कम्युनिटी लीडर अगर लोगों को बोलता है कि आप मास्क लगाइए, घर से बाहर मत जाइए, सैनिटाइज कीजिए, तो लोग उसकी बात को मानते हैं। कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वहां पे, और ऊपर से अफ्रीका को एक्सपीरियंस भी है। जैसे वहां पे इबोला, तो इबोला का वो लोग ऑलरेडी झेल चुके हैं और झेलते भी हैं, तो वो इन चीजों से कैसे कोप अप करना है, कैसे हैंडल करना है, थोड़ा सा बेटर जानते हैं। इंडिया में लोगों को आप चाहे दिन रात बोलते रहो कि मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, आप मार्केट में निकल गए देखो किसी के पास मास्क ही नहीं है ना। और फिर जब थर्ड वेव आएगी तो लोग सरकार को गाली देंगे कि यार देखो सरकार ने जो है स्टेप्स लिए नहीं, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। अरे भैया, आप पहले अपना बिहेवियर सुधारिए, है, सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी तो आप फुलफिल कीजिए ना। तो ये अफ्रीका में थोड़ा सा चीजें देखी गई थी। इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया है अफ्रीका में। देखिए, बताया था आपको, इंटरनेशनल एक डार्क कॉन्टिनेंट है, तो हर कंट्री चाहती है कि अफ्रीका के अंदर वो अपना एक हेजमनी बनाए, अफ्रीका में अपना होल्ड बनाए। उसमें चाइना भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, फ्रांस भी है, रशिया भी है, यूएसए भी है, सारी के सारी कंट्री हैं। तो चाइना और इंडिया थोड़ी पीछे रहेंगे। इंडिया के एक जो है वैक्स डिप्लोमेसी जिसको कहा जाता है, मतलब वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करता है दुनिया में। तो इंडिया ने सोचा था कि हम लोग अफ्रीका में बहुत सारा वैक्सीन यहाँ से देंगे, उनको हेल्प करेंगे, तो अफ्रीका के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तब तक शायद इंडिया को अंदाजा नहीं था कि हमारे यहाँ पे सेकंड वेव आएगी और वो इतनी खतरनाक आएगी। तो जब सेकंड वेव आई तो हम लोग एक्सपोर्ट तो क्या ही करेंगे जब हमारे पास खुद के लिए वैक्सीन नहीं है। तो वहां पे चाइना आ गया, चाइना ने वहां पे फुलफिल कर दिया। वैसे भी ट्रेड के मामले में चाइना का अफ्रीका के साथ इंडिया का 3 से भी ज्यादा, मतलब 3 टाइम से भी ज्यादा ट्रेड है वो चाइना के साथ करता है। ठीक है, तो चाइना थोड़ा सा डोमिनेट करता है वहां पे डेफिनेटली। इंडिया उसको कई मामले में सपोर्ट करता है अफ्रीका को। यूनाइटेड नेशन के अंदर अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, तो इंडिया सपोर्ट करता है कि अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। पीस कीपिंग प्रोसेस थोड़ी और ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रोंग होनी चाहिए, ठीक है, अफ्रीका के अंदर, क्योंकि अफ्रीका में ना कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और वहाँ पे एथनिक क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंडिया चाहता है कि यूनाइटेड नेशन थोड़ा और स्टेप ले वहाँ पे, ताकि पीस बना रहे। कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं अफ्रीका में जाने माने, जैसे बोको हरम है, इसको लेके तो ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, है ना। नाइजीरिया के अंदर एग्जिस्ट करता है ये स्कूल के बच्चों वगैरह को किडनैप कर लेता है, वो न्यूज़ वगैरह आप सुनते होंगे, है ना। माली एक कंट्री है सहारा में, वहाँ पे अलकायदा की काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है। लीबिया में, सोमालिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अल शबाब, ये भी, ठीक है, काफ़ी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है। तो और ऊपर से एथनिक क्राइसिस भी, वहाँ क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट रहा है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो 15 जो मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसका मेंबर है। तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई है कि हमें अफ्रीका को सपोर्ट करना चाहिए, पीस कीपिंग प्रोसेस को और ज़्यादा वहाँ पर भेजना चाहिए, ठीक है, और काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो वो सारी सारी चीज़ें हैं। इंडिया अफ्रीका समिट जो है, इंडिया और अफ्रीका का समिट करता है अफ्रीकन यूनियन के अंदर, जो है 50+ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इंडिया इनके साथ जो है एक मीटिंग करता है बार बार, ठीक है, ताकि इन कंट्री को इनवाइट करता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करता है, उनको हेल्प करने की बात करता है, ठीक है। इस तरह का जो एक सबसे पहला हम लोगों ने किया था, वो किया था 2006 के अंदर में, ठीक है।
लास्ट जो यूरोपियन यूनियन के अफ्रीकन यूनियन के साथ इंडिया का मीटिंग हुआ था वो हुआ था 2015 के अंदर। तो अभी होना था वो 2020 में होना था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से हो नहीं पाया। तो जब अफ्रीकन यूनियन के साथ इंडिया का इस तरह से रिलेशनशिप होता है तो इंडिया उसको काफ़ी सपोर्ट करने की बात करता है फाइनेंशियली और अदर दूसरी चीज़ों में, है ना। इन्वेस्टमेंट इंडिया को वहाँ पे बढ़ाना चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप जो है उनके स्टूडेंट्स को इंडिया प्रोवाइड कराता है, अपनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन दिलवाता है। इंडिया के जो दूसरे फ्रेंड हैं जैसे जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंडिया वहाँ पे कुछ अच्छे जो है वहाँ पे चीज़ें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इनिशिएटिव ले सकता है। क्वाड के अंदर जो 4 मेंबर हैं जैसे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है ना, इन क्वाड मेंबर्स को भी अफ्रीका के साथ जो है थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि देखिए अफ्रीका को हम हेल्प की ज़रूरत है ना। और अगर हम लोग हेल्प करवा सकते हैं तो डेफिनेटली हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे हो जाएंगे, और होने भी चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया रिलेशनशिप अच्छे नहीं करेगा तो चाइना के तो ऑलरेडी रिलेशनशिप अच्छे हैं ही, तो वो एक चैलेंज वहाँ पे हमारे सामने हमेशा ही रहेगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी आज के इसमें, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा कि एकदम टू द पॉइंट रेलेवेंट चीज़ एडिटोरियल कोई खास नहीं थे, बट स्टिल एक ओवरऑल ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह की समझ आपको आनी चाहिए। बार बार मैं यही बोलूँगा कि लिंकिंग अगर आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपने जिस दिन लिंकिंग कर लिया तो समझ लो आपका काम खत्म हो गया। चीज़ों को कैसे लिंक कर सकते हैं, कोविड सिचुएशन हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में हो, चाहे पॉलिटिक गवर्नेंस में हो, आप एक डायमेंशन को, जो एक ही टॉपिक को अलग अलग डायमेंशन में सोचा करो, उसको लिंक किया करो, ठीक है। तो वही एक तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है न्यूज़पेपर को पढ़ने का और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का। तो ये था आज का न्यूज़पेपर का हमारा एडिटोरियल, 4-5 चीज़ें हम लोगों ने करी, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, रोज़ की रोज़ इस एनालिसिस को देखिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, मैच्योर कीजिए और इस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।